विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश यादव की उत्तर दक्षिण पॉलिटिक्स की, जिससे सपा की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे राहुल को तीसरा झटका लगा है। दरअसल दिसंबर के महीने में जब कांग्रेस की यात्रा यूपी में एंट्री करने वाली थी, तब कांग्रेस ने यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को आमंत्रित किया था। उस वक्त अखिलेश यादव ने कांग्रेस और भाजपा को एक बताकर झटका दिया था। बाद में कांग्रेस के निमंत्रण पर राहुल गांधी को शुभकामना संदेश भेजकर भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया। और अब जब कांग्रेस 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर विपक्ष के दलों को एक मंच पर लाने की कवायद में जुटी है, तो अखिलेश यादव तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की रैली में शामिल होने जा रहे हैं। संकेत साफ है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस से गठजोड़ कबूल नहीं है। राहुल की यात्रा को अखिलेश का रेड कार्ड, केसीआर की कार से 2024 की रेस। बुधवार को दिखेगा थर्ड फ्रंट का बुलंद ट्रेलर। 2024 की चुनावी बिसात पर जब सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दक्षिण चाल चल दी है। अखिलेश यादव 17 जनवरी यानी मंगलवार को तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। यहाँ अखिलेश यादव 18 जनवरी को खम्मम में आयोजित हो रही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की महारैली में शिरकत करेंगे। के चंद्रशेखर राव की महारैली में अखिलेश यादव के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि केसीआर की 18 जनवरी को खम्मम में होने वाली रैली में साफ हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की धुरी पर बनने वाले थर्ड फ्रंट की तस्वीर क्या होगी। माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने केसीआर की महारैली में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करके 2024 के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं और साफ कर दिया है कि उनकी कोशिश थर्ड फ्रंट को मजबूत करने की होगी। ये अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि बीते 14 दिसंबर को के चंद्रशेखर राव ने भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर का दिल्ली में उद्घाटन किया था। तो अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में न सिर्फ शामिल हुए थे, बल्कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद अखिलेश केसीआर की गाड़ी में सवार होकर बाहर निकले थे। यही नहीं, बीती 22 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर केसीआर की रैली में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने तुरंत जवाब भी दिया था कि वो रैली में शामिल होंगे। लेकिन जब 30 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि अभी विचार कर रहे हैं। अभी बुलाया और मैं जाऊंगा। उसके अभी इनवाइट आया है, तो मैं अभी पार्टी से डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस पर फैसला लूंगा। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ दिखने से गुरेज है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में एंट्री करने वाली थी। तब भी कांग्रेस ने अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया था, जिस पर पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस और भाजपा को एक जैसा बताया, फिर कांग्रेस को शुभकामना संदेश के जरिए भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर ली। यही सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि वो केसीआर के साथ थर्ड फ्रंट का हिस्सा होंगे और कांग्रेस से दूरी बनाकर रखेंगे। हम लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के सभी दलों का तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और 2024 में ये तीसरा मोर्चा केंद्र की सरकार में आएगा। अखिलेश यादव का ये कदम राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत गठबंधन बनाने की कवायद में जुटी कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा, क्योंकि बसपा अध्यक्ष मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी और अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट वाले रास्ते पर चल निकले हैं। 2024 में आम जनमानस इस बात को मान रहा है कांग्रेस पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है। तो आने वाले समय में पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि वो देश के साथ हैं, देश के विकास के साथ हैं, अथवा भाजपा के साथ हैं, चाहे भाजपा को हराने मदद करने के साथ भाजपा के हों या कांग्रेस को हराकर भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए उनके साथ खड़ी हों। जाहिर है कि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मजबूत गठबंधन और गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका की तलाश में है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को लेकर एक तथ्य ये भी है
कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कई बार महागठबंधन की सुगबुगाहट सुनाई दी, लेकिन ये बात और है कि अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा गठबंधन नहीं बन सका। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 30 जनवरी को विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र की 2 और स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र की 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए सपा और भाजपा पूरी ताकत से मैदान में है। जिन 18 जिलों में वोट डाले जाएंगे, उन सभी जिलों के लिए सपा ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इनमें राम गोविंद चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, माता प्रसाद पांडे सरीखे नेताओं के नाम हैं। वहीं भाजपा ने एक कार्यकर्ता को 10 मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी दी। मतलब मुकाबला टाइट है। परिषद संग्राम के लिए सपा का पंच पराक्रम। मिशन प्रतिपक्ष के लिए रेड आर्मी के 18 महारथी। विधान परिषद की 5 सीटों पर विजयी ध्वज लहराने के लिए सपा ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सपा ने मतदाताओं से संपर्क के लिए सभी विधायक और सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। साथ ही जिन 18 जिलों में एमएलसी चुनाव होने हैं, उन सभी जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। राम गोविंद चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, अंबिका चौधरी, माता प्रसाद पांडे और दुर्गा प्रसाद यादव समेत 18 वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। सपा के सभी जिला प्रभारी मतदाताओं से संपर्क करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ घेराबंदी करेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी हाहाकार है। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, और खास करके शिक्षित बेरोजगार, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, उनकी बहुत भयानक समस्या है। इससे हमें पूरा आभास है कि बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगार और स्नातक मतदाता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन वोट देंगे। समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस स्नातक खंड निर्वाचन की 3 विधान परिषद सीटों पर है। पार्टी की कोशिश कम से कम 1 सीट पर जीत दर्ज करने की है, जिससे समाजवादी पार्टी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दोबारा हासिल कर सके। समाजवादी पार्टी के लिए विधान परिषद के आगामी चुनाव कितने महत्वपूर्ण है, ये बात पार्टी भी बखूबी जानती है, क्योंकि अगर इन 5 में से 1 सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में आती है तो विधान परिषद में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष का पद सपा को वापस मिल जाएगा। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लगी हुई है और अपने जो शीर्ष नेता हैं उनको भी चुनाव में लगाया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 5 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं और मौजूदा वक्त में ऊपरी सदन में सपा के 9 सदस्य हैं। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए 10% यानी 10 सीटें होनी जरूरी है। विधान परिषद में सपा के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद कितना जरूरी है, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के इस बयान से समझिए। जन समस्याओं को, शिक्षकों की बात को और स्नातकों की, बेरोजगारों की बात को विपक्ष जिस ढंग से रखता है, सत्ता पक्ष नहीं रख पाता है। सत्ता के लोग जीत करके आते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग स्नातकों की समस्याएं, बेरोजगारों की समस्याएं और शिक्षकों की समस्याओं को बराबर उठाते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी स्नातकों से, मतदाताओं से और शिक्षक मतदाताओं से ये अपील करती है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना मत दें। एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने जमीनी स्तर पर रणनीति तैयार की है। सपा कार्यकर्ता मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि सपा की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सभी 5 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर उतरी भाजपा ने बूथ स्तर पर रणनीति तैयार कर दी है। भाजपा ने एक कार्यकर्ता को 10 मतदाताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही विधायक, सांसद और मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। 5 सीट हम जीत रहे हैं और 5 सीट पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है और आम मतदाता तक कैसे पहुंचना और उसको कैसे मतदान केंद्र तक ले जाना है, इसकी भी रणनीति तैयार हो चुकी है। इसलिए 5 सीट पर हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मतलब ये कि एमएलसी चुनाव के लिए सपा और भाजपा ने जो रणनीति तैयार की है, उससे किसी के लिए भी राह आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। और अब बात मुस्लिम वोट बैंक के पसमानदा चैप्टर की। भाजपा की पसमानदा पॉलिटिक्स पर रविवार को मायावती ने सवाल उठाते हुए दावा किया था कि पसमानदा समाज पहले मुस्लिम है और वो भाजपा के बहकावे में आने वाले नहीं है। मायावती इस बयान पर सियासत का पारा हाई है। भाजपा का तर्क है कि बसपा और सपा ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास की राह पर चल रही है, जिससे मुस्लिम समाज का यकीन बढ़ रहा है। वहीं भाजपा और बसपा के बीच जारी पसमानदा वाली पॉलिटिक्स में सपा भी कूद गई है। मुस्लिम वोट की माया का पसमानदा चैप्टर। जीत के एम फैक्टर पर तूफानी टक्कर। 2024 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत का ख्वाब देख रही भाजपा, सपा और बसपा की सुई अब मुस्लिम समाज के पसमानदा वोट बैंक पर आकर अटक गई है। दरअसल आजमगढ़, रामपुर लोकसभा उपचुनाव, गोला, गोकर्णनाथ और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा की हर मुमकिन कोशिश पसमानदा वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है। भाजपा अलग अलग मंच और सम्मेलनों के जरिए संदेश दे रही कि भाजपा सरकार पसमानदा समाज के विकास के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही। भाजपा की यही रणनीति मुस्लिम समाज को गोलबंद करने में जुटी बसपा को चुभ रही है। रविवार को जन्मदिन पर मायावती ने भाजपा पर चुभने वाला वार किया। पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि उनके साथ किस प्रकार की ज्यादती हो रही है, यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर। तो जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो पहले मुस्लिम पहले, पसमानदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पसमानदा मुस्लिम समाज राजनीति के केंद्र में है। बसपा मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो भाजपा मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग को साधने की कवायद में लगी है। भाजपा की इसी कवायद पर राजनीति आकार ले रही है। रविवार को मायावती ने भाजपा की पसमानदा पॉलिटिक्स पर करारा हमला करते हुए कहा कि पसमानदा समाज पहले मुस्लिम है, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि सपा और बसपा की सरकारों ने पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मायावती के इस बयान को भाजपा उनकी घबराहट बता रही। भाजपा का दावा है कि बसपा और सपा ने अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जिसे पसमानदा समाज बखूबी समझ चुका है। जब भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज की रैली, मुस्लिम समाज की रैली कर रही है, तो इससे बसपा को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मुस्लिम समाज ने योगी सरकार और मोदी सरकार पे नीतियों पर विश्वास करते हुए उनसे जुड़ने का मन बना लिया है, और यही बात विपक्ष को चिंतित कर रही है, खासतौर पे बसपा को और सपा को। सिर्फ भाजपा नहीं, मुस्लिम समाज के सवाल पर सपा भी बसपा पर हमलावर है। दावा है कि अम्बेडकर वादियों और काशीराम ने जो सपना देखा, उसे मायावती ने तोड़ दिया। सपा प्रवक्ता अमित जमई का कहना है कि बसपा खत्म हो चुकी है। 2024 में यूपी में सपा और भाजपा के बीच मुकाबला होगा। बीएसपी उत्तर प्रदेश में अब खत्म हो चुकी है। 2019 में अम्बेडकर वादियों ने, समाजवादियों ने मिलकर एक सपना देखा था, जिस सपने को बहन मायावती जी ने चकनाचूर किया। हमने सदन में 10 सीटें पिछड़े समाज के लोगों ने, अक़लियत के लोगों ने बसपा को जीतने में मदद करी, लेकिन बहन जी ने बीजेपी आरएसएस के दबाव में इस गठबंधन को तोड़ा। साफ है कि राजनीतिक दलों के बीच असल लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है। सपा, भाजपा या फिर बसपा, ये तीनों ही मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी ठोक रही। दूसरे लफ्जों में कहें तो पसमानदा वोट बैंक की धुरी पर 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन रणनीति पर चर्चा हुई। मीटिंग में उन 72,000 बूथों पर चर्चा हुई जिन बूथों पर 2019 में भाजपा कमजोर रही थी। साथ ही देश की 160 लोकसभा सीट जिस पर भाजपा ने बेहद कम अंतर से जीत दर्ज की या फिर कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा, इन सीटों पर भी मंथन किया गया। मीटिंग में यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत में अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने साफ लफ्जों में कहा
कि आने वाले किसी भी चुनाव में हारना नहीं है। चुनावी पथ पर भगवा ब्रिगेड का अभेद प्लान। कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। चौबीस के चक्रव्यूह के लिए भाजपा की अंतिम नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बड़ी चिंता की। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के पहले दिन मंथन के बाद भाजपा ने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में पार्टी की रणनीति क्या होगी। दरअसल इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ लफ्जों में कहा कि एक भी चुनाव हारना नहीं है। जेपी नड्डा नेता और कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने के निर्देश दे रहे। कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। मतलब आने वाले वक्त में भाजपा युद्ध स्तर पर चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन उन बूथों पर भी चर्चा हुई जिन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति कमजोर रही थी। भाजपा ने 72,000 कमजोर बूथों की पहचान की और अब तक 1,35,000 बूथ पर भाजपा पहुंच चुकी है। भाजपा की ये रणनीति बताती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भगवा ब्रिगेड किस स्तर पर तैयारी कर रहा। भाजपा का लक्ष्य यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का है। साथ ही भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस उन 160 सीटों पर है जिन पर 2019 में भाजपा कम अंतर से जीती थी या फिर बेहद कम वोटों से भाजपा चुनाव हार गई। 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ, और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले दिल्ली की सड़कों पर पीएम मोदी ने रोड शो किया, जिसे 2024 से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को भी जारी रहेगी। मंगलवार को पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।